अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 5 की। ये प्रैक्टिस नाउ 5 बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में से है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। और मेरे पास ये जो बुक है ये है बुक 1, यानी जिसको हम D1 भी बोलते हैं। तो आज हम D1 में से चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिस नाउ 5 करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 120 पे मेंशन्ड है। इसके दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले हम इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है। मैंने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके बाकी सोल्यूशन में, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ 2x + y - 3z over y + 3x इज इक्वल टू x over 2y, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमें बेसिकली ये इक्वेशन दी हुई है और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी है, y भी है और z भी है। और हमसे कहा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और z आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 3 के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर z। ये हमने z की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। जबकि x की वैल्यू बता दी गई है वो 1 है, और y की वैल्यू बता दी गई है वो 4 है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आएँ जिसमें कुछ वैल्यूज़ आपको पहले से बता दी गई हों और कोई एक अननोन आपके पास बेसिकली हो जिसको आपने फाइंड आउट करना हो, जैसे यहाँ पे z लिखा हुआ है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आपने उनने आपको बता दी हैं क्वेश्चन के अंदर, वो आपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। ऑटोमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करने के बाद आपके पास वो चीज़ निकल आएगी जो आपने फाइंड आउट करनी होगी, यानी इस केस में z निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं दोबारा से यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + y - 3z, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, ये डिवाइड हो रहा है y + 3x के साथ, और इसको हम इक्वल रखेंगे x over 2y के साथ। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो मुझे गिवन है पुट करने लगा हूँ। तो x की जगह पे 1 पुट करूँगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है x1 है। तो मैं लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ, आगे x है तो x की जगह पे ब्रैकेट डाल के 1 पुट कर दूँगा, प्लस आगे y आ रहा है, y की जगह पे मुझे 4 पुट करना पड़ेगा, -3 वैसे ही, और z तो मुझे फाइंड आउट करना है तो z की जगह पे z ही रहेगा। और नीचे भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, y की जगह पे y + 3x लिखा हुआ है तो y की जगह पे 4 प्लस का साइन, और 3x है तो 3 वैसे ही, और x की जगह पे फिर से क्या लिखना पड़ेगा 1। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1। इक्वल टू के साइड पे आएंगे, राइट साइड पे, इधर ऊपर x लिखा हुआ है तो x की जगह पे 1 पुट करूंगा क्योंकि x की वैल्यू 1 कही हुई है ऊपर, और नीचे भी ऐसे ही होगा 2, आगे y है और y की वैल्यू 4 है तो नीचे y की जगह पे 4 पुट कर दूंगा। अब जस्ट मैंने इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें 2 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2, आगे 4 को अभी फिलहाल वैसे ही नोट डाउन कर लें, 3z को भी वैसे ही नोट डाउन कर लें, नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो इधर 3 1 टाइम्स करेंगे तो आएगा आपके पास 3, तो यहाँ पे 4 पहले ही है तो ये हो जाएगा 4 + 3, और यहाँ पे 1 ऊपर वैसे ही लिखें, और 2 4 टाइम्स, यानी 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 4 टाइम्स हो जाएगा 8। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लें तो 2 + 4 कितने होते हैं, वो होते हैं 6, -3z वैसे का वैसे ही, नीचे 4 + 3 है जो कि 7 होगा, और यहाँ पे आपके पास 1/8 आएगा। अब जब आपके पास ये आएगा तो आपको पता है कि जब भी एक फ्रैक्शन इक्वल टू के इस साइड पे लिखी हो, एक इस साइड पे लिखी हो, यानी दोनों साइड्स पे सिंगल फ्रैक्शंस आ जाएं, तो अक्सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 8 को इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 7 को इस साइड पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3z से, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 7 × 1। आप इनको भी 7 को बाहर और ब्रैकेट में 1 लिख सकते हैं। अब आप सिर्फ सॉल्व करें, 8 6 टाइम्स कितने होते हैं, तो आपको पता है 8 6 टाइम्स होगा 48, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48। और 8 3 टाइम्स कितने होते हैं, ये होता है 24 वैसे ही आएगा, और z 7 वैसे ही, और 7 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 7। अब आपने जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको हम आइसोलेट करते हैं। हमने z फाइंड आउट करना है और उसके साथ -24 लिखा हुआ है, तो हम पहले z को सेपरेट करेंगे और फिर इस तरीके से अगले स्टेप में 24 को उधर से हटाएंगे, और फिर हमारे पास आसानी से z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये +7 है, मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जब मूव करूँगा तो ये हो जाएगा वहाँ जाकर -7। अब दोनों साइड्स पे 7 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, और इक्वल टू का साइन डालूंगा, और इस -24z को राइट साइड पे जब मूव करूंगा तो ये हो जाएगा +24z। आप दो स्टेप्स में अलग अलग, पहले स्टेप में आप 7 सब्ट्रैक्ट करवा दीजिएगा, और दूसरे स्टेप में आप दोनों तरफ 24z को ऐड करवा दीजिएगा, तो आपके पास ये वाली ही इक्वेशन बनेगी जो मैंने आपको अभी एक ही स्टेप में समझा दी है। +7 को लेफ्ट साइड पे मूव किया वो -7 हो गया, और -24z को राइट साइड पे मूव किया तो +24z हो गया। तो 48 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 41, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 24z, और अब सिर्फ z के साथ 24 बचा है, हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 24
24 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, इस तरीके से। तो जी का आंसर हमारे पास आ चुका है 41 डिवाइडेड बाय 24। अब आप देखें ये दोनों में कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती, लेकिन आप इनको मिक्स फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिक्स फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं इनको, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 24 वैसे ही नीचे लिख लें और 24 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 41 के पास पास आ जाए। तो 24 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 41 के पास पास आ जाए। तो 24 को 2 से करेंगे तो 41 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम 1 से ही करना पड़ेगा। तो 24 1 टाइम्स होता है 24, और उसमें क्या प्लस किया जाए कि 41 बन जाए, तो जाहिर बात है उसमें 17 प्लस किया जाएगा तो 41 बनेगा। इसका मतलब है जी का आंसर आ गया 1 होल नंबर 17/24। तो ये हमारे पास हो गया प्रैक्टिस नाउ 5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नाउ 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है प्रैक्टिस नाउ 5 का, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है यहाँ पे, तो आप देखें लिखा हुआ है इफ़ t इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर ए। हमें ये चीज़ गिवन है, यानी एक तरह की t की वैल्यू गिवन है, और इसको मैं t की वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ कि t यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल है v माइनस यू ओवर ए के। जब आप v u और a की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका t का आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको t की वैल्यू कह रहा हूँ। और आप देखें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड दी वैल्यू ऑफ a, लेकिन आपने इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है वो a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। इसका मतलब है बाकी तमाम वैल्यूज आपको उन्होंने खुद से बता दी हैं। तो देखें t की वैल्यू खुद से बता दी है 3 है, v की वैल्यू है 2 होल नंबर 1/2 और u की वैल्यू है 1 होल नंबर 1/3। तो जैसा भी आपको समझाया, जो भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देनी है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ अननोन होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर a। अब जो वैल्यूज हैं वो पुट करने लगा हूँ, तो t की जगह पे तो 3 पुट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में t की वैल्यू 3 लिखी हुई है। आगे लिखूंगा v। अब देखिए v की वैल्यू है 2 होल नंबर 1/2। आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिख लेना है। कॉमन फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको वैसे ही लिखेंगे। आपको पता है इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, आएगा 4। तो जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 4 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी v की वैल्यू को लिखा जा सकता है 5/2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v की जगह पे 5/2 माइनस आगे u लिखा हुआ है। तो u के साथ भी आपको इस तरह करना पड़ेगा, u की वैल्यू भी मिक्स फॉर्म में है। तो अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे तो डिनोमिनेटर जो 3 है वो वैसे ही लिखेंगे। 3 को पहले इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। तो जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देते होते हैं। तो 3 आंसर आया था तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो आएगा 4, यानी u की वैल्यू हो गई 4/3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4/3, ठीक है। और a की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए वो डिवाइडेड बाय नीचे a जो है वो साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ये a डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर दे तो ये वहाँ 3 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हम इसका अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय a, जो कि 3a बन जाएगा। और यहाँ पे जस्ट बचेगा 5/2 माइनस 4/3, ठीक है। अब हम इसको इसी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि मुझे अगले पेज पे ना जाना पड़े। तो 3a को मैं वैसे ही उतारूंगा और 2 और 3 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। तो आप ये इस पैटर्न से निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता है ये दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं एक तरह के। तो 2 1 टाइम्स 2, 3 को वैसे उतारेंगे, 3 1 टाइम्स 3 और इधर 1 को वैसे उतारेंगे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर 6 आता है एलसीएम। तो जब 6 एलसीएम आ जाता है, आगे आपको चीज़ें आनी चाहिए फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए कि जो एलसीएम आ जाता है इनको टर्न बाय टर्न हर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और एलसीएम 6 आया है, तो आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो आंसर आया 3। और जो आंसर आता है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 आंसर आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। आगे माइनस का साइन वैसे ही लिखेंगे। अब देखें अगली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 3, तो आपके पास एलसीएम कितना था 6, यानी अब आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 हुआ, आंसर आया 2। तो जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8। इसको कहते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करना। तो अब आपने 15 में से 8 माइनस करना है ऊपर, तो लिखा हुआ है हम 3a को वैसे ही उतार रहे हैं। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a के साथ कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये a के साथ लिखा हुआ है 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको भी इधर ले आता हूँ। तो जब मैं ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा 7/6 से, इससे ये हो जाएगा डिवाइड। तो मैं इसलिए इसको इस तरह लिख देता हूँ 7/6 डिवाइडेड बाय 3। आप नीचे लाइन डालकर भी 3 लिख सकते हैं, उसका मीनिंग भी सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आया और यहाँ पे हो गया ये डिवाइड।
अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए इसको कंसीडर कर लें कि ये 1 है। जब किसी चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा होता हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे 7/6 आप वैसे ही लिखेंगे, और आपको पता है डिवाइड को हम जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं उसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यानी यहाँ पे 3/1 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको चेंज कर देंगे 1/3, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ऊपर नीचे कर देते हैं। अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें तो कैंसिलेशन तो कोई भी नहीं होती, तो ए का आंसर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा 7 1 टाइम्स 7 और 6 3 टाइम्स 18। तो जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाए तो इसकी मिक्स फॉर्म पॉसिबल नहीं होती, यानी यही इसका फाइनल आंसर है, a = 7/18। तो ये थी प्रैक्टिस नाउ 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।